हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई पॉलिटिकल साइंस के लिए क्लास 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। इस बुक में कुल 20 चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसमें बीपीएससी टीआरई, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस इन सभी एग्ज़ाम्स में पॉलिटिकल साइंस के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी दिए हुए हैं। इस बुक में उन सभी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसमें एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इसके ऊपर के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 324। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, चुनाव के उद्देश्यों से विभिन्न चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन का आधार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जनसंख्या। लोकसभा और राज्य विधानसभा सीटों की सीमाओं को पुनर्निर्धारित करने के कार्य को परिसीमन कहते हैं, जिसका उद्देश्य परिवर्तित जनसंख्या का समान प्रतिनिधित्व तय करना होता है। परिसीमन का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या के समान खंडों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करना है। इसका लक्ष्य भौगोलिक क्षेत्रों का उचित विभाजन करना भी है, ताकि चुनाव में एक राजनीतिक दल को दूसरों पर अनुपयुक्त लाभ की स्थिति प्राप्त ना हो। अगला प्रश्न है, कथन ए है, सार्वभौम वयस्क मताधिकार से उन जातियों के लोगों में नई चेतना पैदा हुई जिन्हें अभी तक छोटा और नीचा माना जाता था। कथन बी है, राजनीतिक पार्टियां समर्थन हासिल करने के लिए प्रायः जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं, जो लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत है। कथन तीसरा है, सांप्रदायिकता की तरह जातिवाद इस मान्यता पर आधारित नहीं है कि जाति ही सामाजिक समुदाय के गठन का एकमात्र आधार है। कथन डी है, सरकार के कामकाज के बारे में लोगों की राय और नेताओं की लोकप्रियता का चुनावों पर कोई खास असर नहीं होता। उपर्युक्त विकल्पों में से सही कथनों का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल ए सही है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था ने राजनीतिक दलों को विवश किया कि वे राजनीतिक समर्थन पाने और लोगों को गोलबंद करने के लिए सक्रिय हो। इससे उन जातियों के लोगों में नई चेतना पैदा हुई जिन्हें अभी तक छोटा और नीच माना जाता था। अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक दलों को चिन्ह आवंटन का निर्णय कौन लेता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, निर्वाचन आयोग। भारत में राजनीतिक दलों को चिन्ह आवंटन का निर्णय निर्वाचन आयोग लेता है। अगला प्रश्न है, सभी नागरिकों को मतदान के लिए अवसर को कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सार्वजनीन मताधिकार। सभी नागरिकों को मतदान के लिए अवसर को सार्वजनीन मताधिकार या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। तारकुंडे समिति की सिफारिश पर 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था करता है कि निर्वाचनों को अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 324।
अनुच्छेद 324 में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन के संचालन, निर्देशन और नियंत्रण की शक्तियां आयोग के पास है। भारतीय संविधान में भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक निर्वाचन की व्याख्या की गई है। अगला प्रश्न है, कार्यात्मक प्रतिनिधित्व का मतलब है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पेशे के आधार पर प्रतिनिधित्व। कार्यात्मक प्रतिनिधित्व का मतलब है कि विभिन्न व्यवसायों या कार्यों से संबंधित लोगों को इसी आधार पर अपने प्रतिनिधियों को चुनने की इजाज़त होना। उदाहरण के लिए, जो लोग औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत हैं वे औद्योगिक नीति पर अपना मत देंगे। जो कृषि क्षेत्र में कार्यरत लोग हैं कृषिगत नीतियों पर अपना मत देंगे और अन्य नीतियों पर उनसे राय नहीं ली जाएगी। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व इसका अस्तित्व मानकर चलता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अलग निर्वाचक गण। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व में संप्रदाय के आधार पर निर्वाचक गण तय किया जाता है। जैसे मुस्लिम प्रत्याशी को मुस्लिम मतदाता ही निर्वाचित करेंगे। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मतलब है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, धर्म के आधार पर प्रतिनिधित्व। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अर्थ है धर्म के आधार पर प्रतिनिधित्व देना। इस प्रकार के प्रतिनिधित्व का उदाहरण ब्रिटिश भारत में 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में देखा गया, जहां संप्रदाय के आधार पर मुस्लिमों को अलग से प्रतिनिधित्व दिया गया। अगला प्रश्न है, संचयी वोटिंग योजना में मतदाता जितनी सीटें हैं उतने मत दे सकता है, जिसमें मतदाता को। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अपनी पसंद के अनुसार अपने सारे मत एक उम्मीदवार को या उन्हें दो या अधिक उम्मीदवारों में बांटना। संचयी प्रणाली यह भी प्रतिनिधित्व की आनुपातिक तरीका है जिसमें निर्वाचन क्षेत्र बहुसदस्यीय होता है। इस प्रणाली में मतदाता के समक्ष यह विकल्प उपस्थित होता है कि वह किसी एक प्रत्याशी को अपना समूचा वोट दे सकता है या अपने मतों को विभिन्न प्रत्याशियों के मध्य बांट सकता है। अगला प्रश्न है, सूची पद्धति में होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बहुसदस्य क्षेत्र। सूची प्रणाली में पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है। इसमें दलों के द्वारा उम्मीदवारों की एक सूची का निर्माण होता है जो मतदाताओं के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व का सबसे बेहतर तरीका है क्योंकि इसमें दलों को मतों के अनुपात में सीटें प्राप्त हो जाती हैं। सूची प्रणाली अपनाने वाले देश इजराइल, यूरोप के अधिकांश देश, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्जरलैंड जैसे देशों में लागू है। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व का मतलब है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, देश में स्थित विभिन्न अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व। अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व का आशय है देश में स्थित विभिन्न अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देना जो धर्म, भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हो। जैसे भारत में मुस्लिम, एंग्लो इंडियन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग द्वारा अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति में प्रत्येक मतदाता। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जितने प्रतिनिधि चुनते हैं उतनी पसंद सूचित कर सकता है। एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति में प्रत्येक मतदाता के द्वारा केवल एक मत प्रदान किया जाता है, परंतु इसका प्रयोग वह वरीयता के रूप में करता है। प्रत्याशियों को विजयी होने के लिए मतों का एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है जिसका मूल आधार हेयर ने रखा था। इसीलिए इस प्रणाली को हेयर प्रणाली भी कहा जाता है। इसका प्रयोग आयरलैंड, इंग्लैंड में उत्तरी आयरलैंड विधानसभा में होता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त निर्वाचक गण वह पद्धति है जिसमें।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, किसी के लिए भी सीटें आरक्षित नहीं की जाती। संयुक्त निर्वाचक प्रणाली ऐसी पद्धति है जहां सभी वर्ग, जाति और धर्म के मतदाता एक साथ मतदान करते हैं। किसी के लिए भी सीटें आरक्षित नहीं की जाती। अगला प्रश्न है, बहु सदस्य क्षेत्र यह एक सदस्य क्षेत्र से बेहतर है क्योंकि। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वह लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनने में अधिक आज़ादी देता है। बहु सदस्य निर्वाचन क्षेत्र ऐसी प्रणाली है जिसमें एक से अधिक सदस्य चुने जाते हैं तथा जनता के पास विकल्प होता है, जबकि एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक सदस्य का चुनाव किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में चुनावों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। संविधान का भाग 15 चुनाव से संबंधित है। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग में निहित होने वाले चुनावों के अधीक्षण, दिशा और नियंत्रण से संबंधित है। लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। ये तीनों ही कथन सही दिया हुआ है। भारतीय संविधान का भाग 15 चुनाव से संबंधित है। अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग के बारे में उपबंध किया गया है। भारत का निर्वाचन आयोग एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। इसका प्रमुख कार्य स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करना है। वह संसद और राज्य विधानमंडलों के तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के लिए होने वाले सभी निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है। लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं के लिए चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त निम्नलिखित डैश को छोड़कर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं। मुख्य चुनाव आयुक्त ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं को छोड़कर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार हैं। ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 243 के में है। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त दलों को कौन सा विशेषाधिकार देता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, किसी विशेष पार्टी के सभी आधिकारिक उम्मीदवारों के लिए खास चुनाव चिन्ह। निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त दलों और चुनाव से पूर्व सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह तथा अन्य प्रत्याशियों को अनारक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। चुनाव चिन्ह संबंधी विवादों का निपटारा भी आयोग द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक निर्वाचन क्षेत्र से एक से अधिक प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। पार्टी के लिए मतदाता वोट इनमें से किन देशों की पीआर प्रणाली है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इजराइल। इजराइल में एक निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। पार्टी के लिए मतदाता वोट इजराइल देश की पीआर प्रणाली है। इजराइल में मतगणना के आधार पर प्रत्येक पार्टी को संसद में उसी अनुपात में सीटें दे दी जाती हैं जिस अनुपात में उन्हें वोटों में हिस्सा मिलता है। इस व्यवस्था को समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संदर्भ में अनुच्छेद अंतर्वस्तु का कौन सा युग्म सही है। पहला है 327, विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। दूसरा है 329, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों सही है। भारत निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत के संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। भारतीय संविधान का भाग 15 अनुच्छेद 324 से लेकर 29 तक यह चुनावों से संबंधित है और इस मामलों हेतु एक आयोग की स्थापना करता है। अनुच्छेद 327 में विधानसभाओं के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति है और अनुच्छेद 329 में चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक है।
अगला प्रश्न है, अधिकतम निर्वाचन क्षेत्र वाले राज्यों को उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर सही विकल्प का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत में कुल 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन सब राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को अलग अलग लोकसभा की सीटों में बांटा गया है। दिए गए राज्यों का बढ़ता क्रम इस प्रकार है, बिहार में 40 सीट, पश्चिम बंगाल में 42 सीट, महाराष्ट्र में 48 सीट और उत्तर प्रदेश में 80 सीट। अगला प्रश्न है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुकुमार सेन। संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। वर्ष 1989 में इसे 3 सदस्यीय निकाय बना दिया गया। पुनः 1990 में से 1993 तक 1 सदस्यीय, अस्थायी तौर पर 1993 से निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय निकाय बन गया। वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 चुनाव आयुक्त निर्वाचन आयोग में नियुक्त किए जाते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो होता है। अगला प्रश्न है, निर्वाचक की एफपीटीपी और पीआर प्रणाली का एक उदाहरण दें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, क्रमशः भारत और इजराइल। एफपीटीपी और पीआर दोनों निर्वाचन की प्रणाली है। एफपीटीपी का अर्थ है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम या सरल बहुमत प्रणाली अथवा सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय। यह प्रणाली ब्रिटेन, भारत आदि देशों में प्रचलित है। इसमें किसी विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सबसे ज़्यादा मत पाने वाला व्यक्ति विजयी घोषित किया जाता है। वहीं पीआर का अर्थ प्रमोशनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम या अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है। इस प्रणाली में सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जाता है। इसके अंतर्गत सीमित मतदान सूची प्रणाली, हेयर प्रणाली आदि आते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक। भारतीय संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से 29 तक में चुनाव संबंधी प्रावधानों का वर्णन है। अगला प्रश्न है, पृथक निर्वाचन पद्धति को किस अधिनियम के तहत पेश किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1909 का अधिनियम। सर अरुंडेल समिति की रिपोर्ट पर गठित भारत परिषद अधिनियम 1909 में सर्वप्रथम मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। इसके माध्यम से फूट डालो और राज करो की नीति को सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों रूपों में लागू किया गया। अगला प्रश्न है, इनमें से संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग को एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य करने का प्रावधान निहित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 324। संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग को एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य करने का प्रावधान निहित है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन निर्वाचन आयोग के बारे में सत्य है? पहला है, शुरुआत में चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और 4 चुनाव आयुक्त शामिल थे। दूसरा है, चुनाव आयोग के पास संसद के सभी चुनावों का संचालन, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण, जिसमें राज्य विधानसभाओं और कार्यालयों के चुनाव तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव शामिल हैं, का अधिकार प्राप्त है। तीसरा है, क्षेत्रीय आयुक्त आम चुनाव या राज्य विधानमंडल के चुनाव आयोग की सहायता के लिए चुनाव आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दूसरा और तीसरा दोनों सही है। निर्वाचन आयोग एक अस्थायी व स्वतंत्र निकाय है। इसका गठन भारत के संविधान द्वारा देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन व नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। शुरुआत में निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय
के रूप में कार्य करता था, जिसमें केवल मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता था। वर्तमान में यह बहुसदस्यीय संस्था के तौर पर काम कर रहा है, जिसमें 3 निर्वाचन आयुक्त हैं। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है, जिसे वह निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए आवश्यक समझे। अगला प्रश्न है, 16वें लोकसभा चुनाव किस वर्ष में आयोजित किए गए? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 2014 में। 16वां लोकसभा का चुनाव वर्ष 2014 में आयोजित किया गया। पहली लोकसभा का चुनाव मई 1952 में हुआ था। वर्ष 2019 में 17वीं लोकसभा का गठन हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला चुनाव आयुक्त कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सुकुमार सेन। भारत के पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग नामक संस्था का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल अधिकतम 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु, जो भी अधिक होता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1952 में हुए प्रथम लोकसभा निर्वाचन से संबंधित निम्नांकित तथ्यों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। कथन ए है, कांग्रेस को कुल मतों का 45% मत प्राप्त हुआ, किंतु इसने कुल 74% सीटों पर जीत हासिल की। कथन बी है, सोशलिस्ट पार्टी ने पूरे देश में 10% से अधिक मत प्राप्त किए, किंतु यह कुल सीटों में से 3% सीटें भी नहीं जीत पाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। वर्ष 1952 में हुए प्रथम लोकसभा निर्वाचन में कांग्रेस को कुल मतों का 45% मत प्राप्त हुआ, किंतु इसने कुल 74% सीटों पर जीत हासिल की, जबकि सोशलिस्ट पार्टी ने पूरे देश में 10% से अधिक मत प्राप्त किए, किंतु यह कुल सीटों में से 3% भी नहीं जीत पाई। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को निम्नांकित के संबंध में विधिक घोषणा करनी पड़ती है। पहला है उम्मीदवार के विरुद्ध लंबित गंभीर आपराधिक मामलों का। दूसरा है उम्मीदवार की परिसंपत्तियों और देयताओं का ब्यौरा, किंतु उसके परिवार का नहीं। तीसरा है उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यताओं का। सही उत्तर चुनिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और तीसरा सही है। चुनाव लड़ने के इच्छुक हर एक उम्मीदवार को एक नामांकन पत्र भरना पड़ता है और कुछ रकम जमानत के रूप में जमा करानी पड़ती है। हाल में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर उम्मीदवारों से एक घोषणा पत्र भरवाने की नई प्रणाली भी शुरू हुई है। अब हर उम्मीदवार को अपने बारे में कुछ ब्यौरा देते हुए वैधानिक घोषणा करनी पड़ती है, जो इस प्रकार है। उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामलों का विवरण, उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति और देनदारियों का ब्यौरा, उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में पहला आम चुनाव हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1952 में। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य हुआ था। इस चुनाव में कांग्रेस ने कुल 364 सीटों पर जीत हासिल की। भाकपा 16 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर रही। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। लोकतंत्र के परिणाम और चुनौतियों से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।